फिलहाल ईरान और अमेरिका टेंशन में, ऐसा लग रहा है कि एक स्टेलमेट आ गया है। लेकिन पर्दे के पीछे जो घटनाएं हो रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं और इस स्तर की है कि उनको सुन के वाकई होश उड़ जाएंगे। जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई 12 से 14 फरवरी, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंच गए। उसमें भारत के जयशंकर प्रसाद भी थे और भी मुस्लिम देशों के लोग थे। लेकिन उसमें क्या ईरान विरोधी किसी कार्य में पाकिस्तान की भूमिका हो सकती? यह एक बड़ा सवाल आज हम एड्रेस करेंगे। दूसरी बात, कल वीडियो नहीं आया था और कल दीपक शर्मा शो में हमने बात की थी कि कैसे इमाम खामनेई को अमेरिका ईरान से बाहर निकालना चाहता है और वो किसी न किसी बहाने, क्या उनसे अगर बाहर नहीं भी निकल पाए तो उनसे बातचीत हो जाए डोनाल्ड ट्रंप की। और इसको लेकर मार्को रूबियो ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है जिसको अभी हम आपको सुनाएंगे। आज और भी कुछ वीडियोस हमें आपको दिखाने। उसके बाद देखिए, जेनीवा में ट्यूसडे को, आज जैसे आज संडे है तो ट्यूसडे को जेनीवा में टॉक्स होने की बात है। आज 15 फरवरी 2026 है, 17 फरवरी 2026 को, और 19 फरवरी 2026 को गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग है। वहां भी पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम देश जा रहे हैं। तो इस सब में क्या कनेक्शन क्या है और ये जो जेनीवा में बातचीत होने जा रही है इसका एजेंडा क्या है? ये कुछ बात आगे बढ़ी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया है कि एनरिचमेंट, ईरान को एनरिचमेंट छोड़ना होगा। और अमेरिका ने सैंक्शंस भी हटाने की बात नहीं की अभी तक, खुल के किसी भी तरह के सैंक्शन हटाने की बात नहीं की है। उसके बाद देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है गाजा में इस समय जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से एक जो मैंने बताया था कि राफा में एक बड़ा हिस्सा रेजिस्टेंस का ट्रूस होने के बाद वहीं वो था और करीब 200 रेजिस्टेंस फाइटर्स और उनकी एक आईडीएफ से उनकी लगातार भिड़ंत हो रही है। उसमें और भी कुछ खबरें सामने आई है। वेस्ट बैंक को लेके इजरायली आईडीएफ का कहना है और इजरायली अथॉरिटीज का कहना है कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन वेस्ट बैंक में आएगा। उन्होंने कारण भी बताया कि क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं और उसमें भी ईरान का एक हाथ होगा, ये भी उन्होंने कहा। तो इन सारी ये जो सारी खबरें हैं, अच्छा फिर सीरिया की कुछ खबरें, लेबनान की कुछ खबरें, यानी पूरे मिडिल ईस्ट इस समय जिस सबसे महत्वपूर्ण जो दुनिया का एक केंद्र मिडिल ईस्ट बना हुआ है, वेस्ट एशिया, और जिसके बारे में हम आपके लिए खबरें लाते हैं अमरीश मिश्रा चैनल पे। तो देखिए, इस चैनल, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, आगे बढ़ाइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं, देखिए जो बड़ी खबर है, पाकिस्तान में जो असीम मुनीर जो म्यूनिक गए और उसको लेके एक घटना हो गई कि उनका आईडी पूछ लिया गया। उसको लेके थोड़ा मजाक बनाया जाने लगा हिंदुस्तान में, जैसे आदत है, छोटे मुद्दों पे केंद्रित करते हैं, तो वो उसमें हम नहीं जा रहे। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है, जहां पर ईरान के भी काफी एनालिस्ट को शक है कि पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कि पीछे से वो कुछ हमला कर दे या पीछे से ईरान की पीठ में छुरा भोंक दे, क्योंकि लिटरली आप मैप देखिए तो पाकिस्तान ईरान के पीछे, और इधर से जो ईरान के वेस्ट और साउथ को समुद्र और जमीनी इलाकों को अमेरिका ने घेरा हुआ है। पीछे वहां पर चाइना और रशिया है और बीच में पाकिस्तान है। भारत कोई इस तरह की भूमिका निभा नहीं रहा है जो अमेरिका को मदद करेगी। हालांकि अगर कोई छुपी चीज आती है सामने तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में जो प्रो इरानियन चैनल्स टेलीग्राम में वो ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से, अभी जैसे पाकिस्तान में जो एक शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में, उसको लेके शक जताया जा रहा है कि भाई ये जो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये क्यों हो रही हैं। और यहां तक बात आई है कि आइसिस खुरासा है, ये खुद एक सीआईए का बनाया हुआ है। इसमें पाकिस्तानी एजेंसीज का भी हाथ होने की एक शंका है और खुरासा आइसिस से कुछ हमले ईरान पे कराए जा सकते हैं। आज एक खबर आई है कि सिस्तान बलूचिस्तान जो रीजन है ईरान का, उसमें उसकी रेड में करीब काफी हथियार पकड़े गए, करीब मशीन गन्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, इस तरीके के हथियार जो एक
छोटी मोटी हलचल या एक छोटी मोटी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में। उसके बाद पाकिस्तान ने किसी एक बड़े, जो एक शायद पंजाब असेंबली के फॉर्मर स्पीकर रहे, मैं आपको बताऊंगा, उनको कुछ उन्होंने अवार्ड भी दिया है पाकिस्तान ने, और वो एक बड़े एंटी शिया फिगर पाकिस्तान के रहे हैं। ये देखिए, इनका नाम है मुआविया आजम। अब ये टेलीग्राम चैनल का कहना है, जो प्रो इरानियन टेलीग्राम चैनल्स हैं, ये पहले पार्लियामेंट्री लीडर रहे हैं पंजाब असेंबली के, मुआविया आजम, और फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स इन पाकिस्तान, वो इनको अवार्ड दे रहे हैं। और ये कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने आईईडीज, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करके और कुछ ऐसे लोगों, शिया इलाकों पे हमले करवाए। और आइसिस खुरासा जो ग्रुप है, जिसने इस्लामाबाद में जो मस्जिद पे हमला हुआ था, शिया मस्जिद पे, और कई लोग उसमें हताहत हुए, तो आइसिस खुरासा का उसमें हाथ था। तो इसी तरह से आइसिस खुरासा को इस्तेमाल करके अगर पाकिस्तान में शिया पॉपुलेशन को टारगेट किया जाए, ये भी देखिए कि अमेरिका का एक बड़ा ये गेम है कि अगर किसी भी मामले में अमेरिका, इजराइल ऐसा लग रहा है कि सफल नहीं हो रहा है, यानी युद्ध की धमकी रोज हो रही है, दी जा रही है, लेकिन वो कारगर नहीं साबित हो रही है। और उसके बाद जो ईरान की लीडरशिप में डिवीजन पैदा करने की बात है, रेजिम चेंज की बात है, वो नहीं हो पा रही है। और उसके लिए अब डेस्परेशन हो गया है कि इमाम खामनेई को वहां से निकालो, जबकि वो किसी से बात नहीं करते हैं, वो अपना कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ते हैं, कोई ये टेलीकम्युनिकेशंस का कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ते हैं। और उनसे लोग मिले हैं, ऐसा नहीं है, उनसे प्यूतिन मिल चुके हैं, उनसे जी जिनपिंग मिल चुके हैं। लेकिन अब जैसे आप अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को सुनिए, वो कह रहे हैं कि ट्रंप किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं फोन उठा के, प्यूटिन से, जी जिनपिंग से, लेकिन इमाम खामनेई से बात नहीं कर सकते। Yes. I mean, to be frank, I'm pretty confident in saying that if the Ayatollah said tomorrow he wanted to meet with President Trump, the president would meet him, not because he agrees with the Ayatollah, but because he thinks that's the way you solve problems in the world, and he doesn't view meeting someone as a concession. Likewise, the president intends to travel to Beijing and has already met once with President Xi. मार्को रूबियो के बाद अब आप ट्रंप को सुन लीजिए। Anything less than zero nuclear enrichment? We don't want any enrichment. We don't want enrichment. Thank you very much, everybody. Confident are you that our negotiations with Iran will be successful? I think they'll be successful, and if they're not, it's going to be a bad day for Iran. Very bad. अब ये सारा जो घटनाक्रम है, देखिए, एक के बाद एक हो रहा है। दूसरी बात, जो गाजा की स्थिति, देखिए, गाजा में लगातार फोकस फिर से गाजा पे आ रहा है। और मैंने जैसे कहा कि राफा में जो 200 से ज्यादा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स जो वहां पर थे, बहुत ही मुश्किल से वो 11 अक्टूबर से अभी तक वहां पर सरवाइव किए, लगातार लड़ भी रहे थे। हो सकता है ये रेजिस्टेंस की एक टैक्टिक्स भी हो कि कुछ फाइटर्स को ऐसे आईडीएफ को हैरेस करने के लिए वहां पर छोड़ा हो। और आईडीएफ भी इस चीज को लेके और इजराइल भी इस चीज को लेके अंडर प्रेशर अभी तक है। तो उसमें एक बड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ है। हालांकि उसके डिटेल्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसमें रेजिस्टेंस के कुछ फाइटर्स वो भी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, और उसके साथ इजराइल को भी नुकसान हुआ। और इजराइल अब क्या कर रहा है कि वो इस टैक्टिक्स पे आ रहा है कि जो पहले हिब्रू वेबसाइट्स इजराइल के जो नुकसान है, इजराइल जिस तरह से इजराइल का नुकसान होता रहा है, उसको वो पब्लिश करते रहे हैं और उसके बारे में बात करते रहे हैं। तो इजराइल ने कुछ इस तरह के कंट्रोल, ऐसे मैकेनिज्म लगाए हुए हैं जिसकी वजह से हिब्रू वेबसाइट्स पहले की तरह रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो वल्ला हिब्रू वेबसाइट है, उसमें यह बात आ गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल हैज सफर्ड कैजुअलिटीज। अब ना, इजराइल हैज सफर्ड कैजुअलिटी, अच्छा, वो देखिए, आमतौर पे ये जो हिब्रू जो न्यूज साइट्स हैं उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, लेकिन इस बार उस तरीके से उनका ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ है, तो हमको डायरेक्टली हिब्रू से एक्सेस करना पड़ा। अब यहां पर देखिए, एक और संघर्ष हुआ है नॉर्दर्न गाजा, जहां पर एक और रेजिस्टेंस फाइटर हैं, उनके असैसिनेशन की खबर आई है। ये समी अल दौदा,
ये उसके पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के संभवतः हैं, इनका भी एक इजराइल ने असैसिनेशन क्लेम किया। अच्छा, उसके विरोध में ऐसी भी खबरें आई हैं कि उधर नॉर्थ गाजा की तरफ, क्योंकि ये तो जो मैं बता रहा था सब वो सब राफा में हो रहा है, नॉर्थ गाजा की तरफ भी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने वहां पर भी कुछ मुकाबला किया है। अब ये देखिए, जो 11 अक्टूबर को सीज फायर की जो टॉक्स जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद अभी 19 फरवरी को ट्रंप की जो गाजा पीस कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। अब ऐसे माहौल में लगातार जो इजराइल एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, और रेजिस्टेंस तो देखिए उसको तो रिएक्ट करना, वो रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर मैसेज भी दूसरा जाएगा और उसकी कहीं ना कहीं कमजोरी भी समझी जाएगी और इजराइल और चढ़ जाएगा, क्योंकि इजराइल येलो लाइन को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है गाजा में। वो कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, अभी भी कर रहा है, वो रोज कर रहा है। पिछले 24 घंटों में कम से कम 10 गाजा के सिविलियंस को इजराइल ने मारा भी है। तो ऐसी स्थिति में, और इधर जो ईरान का जो पूरा मसला है, वो जिस तरीके से उसमें भी जो पूरी बात आ रही है कि जितने भी जो भी एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस है यमन से लेके इराक तक, वो मोबिलाइज हो रहा है, और उसमें गाजा भी आता है, वेस्ट बैंक भी आता है, वेस्ट बैंक बारे में बात करेंगे। तो ये जो एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस है ये भी देखिए अपनी पूरी जो तैयारी कर रहा है, तो इसलिए गाजा में कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है, हम पहले भी कह चुके। अब लेबनान में देखिए, लेबनान में भी जो लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है, लेकिन उस बमबारी से कुछ हिजबुल्लाह के कमांडर्स को के मारे जाने की खबरें अभी 3 दिन पहले तक आ रही थी, लेकिन अब वो एक्टिव हैं कि पैसिव हैं या रिटायर्ड हैं, ये क्लैरिटी नहीं है। ये भी खबर आ रही है कि इजराइल कहीं ना कहीं छद्म का सहारा ले रहा है और वो कुछ ऐसे लोगों को असैसिनेट कर रहा है जो अभी एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए जो बार बार वहां से लेबनान से जो खबर आती है लेबनीज रेजिस्टेंस द्वारा, वो ये आती है कि हम लोग ईरान पे कुछ होगा तो हम इसका जवाब देंगे। इराक से भी इस तरह की पूरी खबरें आ रही है। अब देखिए, अब वेस्ट बैंक में जो है वो ऑफिशियली एक तरह से इजराइल ने अनाउंस कर दिया कि बड़ी घटना वेस्ट बैंक में हो सकती है, और ये उसके हाथ से बाहर भी, इजराइल के हाथ से बाहर चीजें जा सकती है। उसके 3 कारण है। एक कारण यह है इकोनॉमिक कोलैप्स, क्योंकि जब से 7 अक्टूबर 2023 हुआ है तो जो फिलिस्तीनी लेबर इजराइल एम्प्लॉय करता था या इजरायली सेटलर्स एम्प्लॉय करते थे, वो लगभग खत्म हो गया। तो इसलिए जो वहां पर एक जो थोड़ा बहुत एक ये था कि एम्प्लॉयमेंट मिलता था यूथ को, वो भी अब खत्म हो गया है, वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इजराइल की जो पॉलिसी है वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की, और जिसको लेके आज भी एक बड़ा फैसला हुआ, जिसमें कुछ एरियाज पे इजराइल ने अपनी अथॉरिटी डिक्लेयर कर दी। और पहले ये चीज इजराइल कर चुका है कि जो इजरायली सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनी जमीन खरीद सकते हैं, जो कि अलाउड नहीं था किसी भी तरीके से, यूएन रेजोल्यूशन है उसके ऊपर। अब यहां पर ये जो दूसरा कारण है कि ये डेली प्रोवोकेशन हो रहा है। और तीसरी बात, अल-अक्सा मस्जिद को लेके, अल-अक्सा मस्जिद में बार बार प्रोवोकेशन हो रहा है। इजराइल का भी एक हिस्सा सोच रहा है, और इतमार बिन गिवर, मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो एक ऑफिर प्रिजन में गए और किस तरीके से वहां ट्रीट किया गया फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को, बाकायदा इसको फिल्म करके। और इसमें कोई छुपी बात नहीं, इजराइल ने इसको खुल के ऐलान किया कि देखो हम इस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं। पहले तो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स बड़े उनको प्रिविलेजेस थे, अब उनको देखो हम बिल्कुल हमने जानवर बना दिया है। इस तरह की बातें भी है। वीडियो देखिए। הכלא עופר. עוד פעם, בתי הכלא במדינת ישראל שינו, השתנו. רגע. ברגע שאנחנו נותנים את הפנים בצורה ברורה, אז מקבלים בעצם דף בבית. בסדר? מדהים.
המזרונים מחוץ לתא, זאת אומרת, הם לא עושים איזה שנץ. מהצהריים. מה שאתם רואים גם בצד ימין, תמונת האב החדשה. देखिए ये माहौल है। तो इजराइल का एक हिस्सा राइट विंग का वो ये सोच रहा है कि अभी ईरान के साथ अमेरिका का पूरा एक चल रहा है मामला, कब जंग हो जाए किसी को नहीं पता। बातचीत की बात भी हो रही, ट्रंप झिझक रहे हैं, ये चीज नेतन्याहू देख रहा है। तो अभी ईरान पे तो पहले की तरह जैसे जून में इजराइल ने पहल करके हमला कर दिया था वो नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? अब इजराइल ये सोच रहा है कि हम क्यों ना इसी बहाने हम अपने जो लोकल गोल्स हैं, यानी जो गाजा और वेस्ट बैंक में जो हमारे गोल्स हैं उनको हम पूरा कर लें, वेस्ट बैंक को हम एनेक्स कर दें। तो एक दूसरा बवाल होगा, उसमें ईरान बोलेगा, फिर ईरान बोलेगा तो फिर अमेरिका को हम प्रेशराइज करेंगे अब हमला करो। तो नाक ऐसे नहीं पकड़ के तो ऐसे पकड़ो। ये भी इजराइल की पूरी अपनी पॉलिसी, बहुत संभव है कि इस तरह की पॉलिसी हो। और इसको लेके कम से कम जो इतमार बिन गिविर हैं, इनके अलावा स्मोत्रिच जो दूसरे एक बहुत ही रैबिड राइट विंग फिगर है इजराइल में, वो फिर जो इजराइल में बाकी लोग भी हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं। और नेतन्याहू का ट्रायल देखिए, अभी तक नेतन्याहू को पार्डन नहीं मिला है। हालांकि ट्रंप कह चुके हैं इजराइल के प्रेसिडेंट से कि नेतन्याहू को माफी दो, लेकिन उसने माफी नहीं दी। तो वो भी जो एक तबका है वो भी नेतन्याहू को लगातार परेशान कर रहा है। तो उसको ये भी लग रहा है कि अगर कुछ हम यहां कर दें तो अमेरिका पे प्रेशर होगा और सब पे होगा। अगर चलिए गाजा में फिर से जंग शुरू हो जाए तो फिर उनको ये होगा कि उधर से ईरान बोलेगा, फिर अमेरिका बोलेगा। तो ये एक पूरी स्थिति बनेगी। हालांकि उसमें ट्रंप के गाजा पीस प्लान का क्या होगा, अब सवाल यहां पर यह है कि ज़ायनिस्ट लॉबी को ज्यादा उसकी चिंता नहीं है कि ट्रंप की पीस प्लान का क्या होगा। उसको सबसे जरूरी है उसके लिए इजराइल बचाना। और अगर उसको ये लग रहा है कि ट्रंप और ईरान में समझौता हो जाएगा, और उसमें इस बात पे तो समझौता होगा नहीं कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी खत्म करो। जो इजराइल सोचता है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास है, न्यूक्लियर तो अलग बात है, बैलिस्टिक मिसाइल अगर ईरान के पास है तो हमको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारे अस्तित्व को संकट है, इजराइल ये मानता है। तो अब बैलिस्टिक मिसाइल के सवाल पे तो उस तरह से ट्रंप इंसिस्ट भी नहीं कर रहा है, वो तो अब इनरिचमेंट की बात कर रहा है। या हो सकता है कि अभी जेनेवा में ट्यूसडे को जो बातचीत हो वो फिर टूट जाए और फिर एक माहौल गर्म हो जाए, कुछ भी किसी भी तरह की ये स्थिति हो सकती है। तो इसलिए देखिए हम इस पूरे परिदृश्य पे हम नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान की बात जो हमने आपको बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको लेके एक तरह तरह की कयास उसमें लगाई जा रही है। इराक को लेके भी जो हमने आपको बताया कि इराक पे जो प्रेशर अमेरिका का था और अभी भी है, इराक ने उससे अपने को अलग किया है। उधर से जो आईसिस के प्रिजनर्स बहुत सारे सीरिया से वो इराक भेजे गए हैं और इराक कह रहा है कि हम इनको फिर से आईसिस को उभरने नहीं देंगे। लेकिन अमेरिका का दूसरा भी गेम हो सकता है। यहां पर भी देखिए इराक में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सीरिया में उधर HTS रिजीम ने जो उसके जो एक फॉरेन मिनिस्टर सईद शाबानी, उनका नाम है संभवतः, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि फिर कि इजराइल के साथ जो समझौता होना था, बार बार ये समझौता टल जाता है, इजराइल समझौता करना नहीं चाहता है या वो जानबूझ के इस तरीके की स्थितियां पैदा कर देता है। अब वहां क्या है कि सीरिया में इजराइल को डेविड्स कॉरिडोर चाहिए। अब जो कुर्दिश इलाका है और कुर्दों के बड़े हिस्से ने हथियार डाल दिया है, यह है कि वो सीरिया की आर्मी में शामिल हो जाए। तो अब इजराइल को लग रहा है कि वो जो कॉरिडोर, डेविड्स कॉरिडोर हमें चाहिए था, यानी जहां पर हम जहां तक आ गए हैं कुनैत्रा तक, और कुनैत्रा से उधर हमको कोबानी तक या जो हसाका वगैरह तक जो एक डेविड्स कॉरिडोर चाहिए, एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता अब कैसे मिलेगा? अगर कुर्दों और सीरियन अरब आर्मी जो जुलानी की है, इसमें युद्ध होता रहता तो हमको मिल सकता था, लेकिन अभी युद्ध नहीं हो रहा है, तो वहां भी इजराइल कुछ इस तरह की चीज कर सकता है। तो ये एक लगातार एक अनस्टेबल सिचुएशन बनी हुई है। ईरान और अमेरिका में भी युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है
हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी ये आज की खबरें थी, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।